एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, लेक्चर 14 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग पहुंच गए अभी लेक्चर 15, रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन। और बहुत गुड न्यूज़ ये है कि आपका एडिशन रिएक्शन का ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। एंड ऑल्सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म कर लिया। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल में खत्म कर लिया। हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर ली, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली, हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन की बात कर ली, और बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों ने कवर की। तो आज ये आपका लास्ट सेशन होगा एडिशन रिएक्शन का, एज वेल द लास्ट सेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको मस्त तरीके से देखें, और इसके बाद फिर क्या होगा उसका अपडेट, क्या मैं लॉन्च करूंगा, कौन सा क्या पार्ट कौन सा, वो मैं आपको अपडेट दूंगा इसका फिर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, है ना, लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। देन हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। देन फिर नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन, पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, कंबशन ऑफ अल्केन, और यहीं पर हम बात करेंगे कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस का मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है बेटे, है ना। ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर कोरेहाउस सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर, बहुत डिटेल लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेगा। बट इसलिए यहाँ पर भी हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल सी बात है बेटे। अगर हम पहली बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इफ डिफरेंट मोलर मास, आपके पास ऐसे अल्केन्स हैं जिनका मोलर मास क्या है, डिफरेंट है। जैसे कोई ये अल्केन्स आप देख रहे हो, इनके मोलर मास बेटे कैसे हैं, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट मोलर मास है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन ज़्यादा होंगे तो मोलर मास भी ज़्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर हम इन चारों में कंपैरिजन कराएं तो देखो इसका बेटा मोलर मास सबसे ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये देखो कि डिफरेंट मोलर मास है सभी के, इसका सबसे ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भाई अगर मोलर मास सेम है बेटे, तो मोलर मास सेम है तो हम ब्रांचिंग देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम ब्रांचिंग देखेंगे। जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। और जिसमें ब्रांचिंग कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ब्रांचिंग होता है उससे बेटा सरफेस एरिया चेंज होता है, और सरफेस एरिया के चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, देखो नॉर्मल हेक्सेन है, आइसो हेक्सेन है, नियो हेक्सेन है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो बेटा तो 6 कार्बन का है, और यहाँ पर देखो तो ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन का है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मोलर मास। तो मोलर मास बेटा देखो, अगर इन वालों का मोलर मास अगर आप निकालो तो इन सभी का सेम आएगा। इसका मोलर मास कुछ आएगा, बट इसका मोलर मास इन तीनों से कम आएगा। तो मोलर मास चूंकि कम है इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब डी सबसे लास्ट में गया। अब इन सबके मोलर मास सेम आ गए, तो सेम आ गए तो ब्रांचिंग देख लो बेटा, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखो नियो हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन देखो ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नॉर्मल के बाद आपको क्या बनाना है बेटे बताओ, आइसो हेक्सेन बनाना है। तो आपको आइसो हेक्सेन बनाने के लिए क्या करना है बेटा, एक कार्बन यहाँ से निकालना है आपको, ये ऐसे इस तरह से देख लो बेटे, और यहाँ पर आपको ला देना है ये वाला कार्बन। और कितने हो गए, 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर नियो बनाना है। तो आपको तरीका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत अच्छे से आइसोमेरिज्म में। आपको ये 2 कार्बन निकालने हैं और इधर ले आने हैं, ऐसे करके, और आगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 है ना। अगर आप इसको पेरेंट चेन ले लो तो यहाँ पर 2 ब्रांचिंग आपको मिल जा रही है। अगर आप इसको पेरेंट चेन ले लो तो यहाँ पर 1 ब्रांचिंग आपको मिल जा रही है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। सो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पर है, नियो पर है। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पर, नियो पर है। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो आपका नियो हो गया, ये आइसो हो गया, और आपका नॉर्मल हेक्सेन हो जाता है बेटे, नॉर्मल हेक्सेन, राइट। तो बताओ सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग नियो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, तो नियो का सबसे कम, राइट। उसके बाद फिर देखो आइसो हेक्सेन में ब्रांचिंग थोड़ा सा देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग, इसका सबसे कम, तो सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। या आप ये कह सकते हो कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग आया तो कम हो गया, और ब्रांचिंग आया तो और कम हो गया। सो नॉर्मल हेक्सेन का सबसे ज़्यादा, ए सबसे ज़्यादा, फिर और ब्रांचिंग आया तो कम हो गया, और ब्रांचिंग आया तो और कम हो गया। सो इस ABCD है ना। ऐसे हम बात कर सकते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग सिमेट्री देखते हैं। मोस्ट सिमेट्रिकल है तो मोर कम्पैक्ट होगा, मोर कम्पैक्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटे क्या होगा, ज़्यादा होगा।
सो मोर पैकिंग होगा, मोर कॉम्पैक्ट होगा, इफेक्टिव पैकिंग होगी तो उसका सिमेट्री ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो मोर सिमेट्रिकल अल्केन, मोर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पर इसकी बात करें नॉर्मल पेंटेन की और बेटा नियोपेंटेन की, तो आप देख रहे हो नियोपेंटेन इज मोर सिमेट्रिकल, ये आपका मोर सिमेट्रिकल है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी CH3। सो दिस इज मोर सिमेट्रिकल, इसकी पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी, इफेक्टिव पैकिंग होगी, तो बेटा इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। CT इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट, सो B हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट देन A, राइट। चलिए अब बात करें किसके हम लोग बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बात समझ रहे बेटा। तो इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ बात करेंगे। हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे, हम लोग सल्फोनेशन की बात करेंगे, हम लोग एरोमेटाइजेशन की बात करेंगे, हम लोग आइसोमेराइजेशन की बात करेंगे, हम लोग कंबस्शन की बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग फाइनली कोरियाहाउस सिंथेसिस की बात करेंगे। वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में कवर करने वाले हैं, और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं बेटा। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो जनरली ये सब प्रॉपर्टीज़ को लोग इग्नोर करते हैं, बट आपको बढ़िया से डिटेल में समझ लेना, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप बेटे समझो इसके बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो नाइट्रेशन आपको पता है कि NO2 ग्रुप की बात होती है, चलिए देखते हैं। सो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन की बेटे अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले इसमें क्या होगा बेटा, हम लोग कॉन्क HNO3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ से आपको NO2 मिलेगा, तो हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ NO2 लगा देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ऑल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स जितने जितने बन सकते हैं सब बनाते हैं। तो हमने एक जनरल फॉर्म लिया ना, दिस इज GF, दिस इज जनरल फॉर्म, कुछ और मत समझ लेना, दिस इज GF जनरल फॉर्म। तो यहाँ से छठा NO2 आया। अब कहाँ से हटेगा, कैसे हटेगा, तो मैं जस्ट जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि नाइट्रो अल्केन आपका ऐसे बनेगा। अब होता क्या कि RH से H और बेटा ये आपका HNO3 है, HNO3 का OH यहाँ से ये पानी निकाल देता है ना। तो देखो RNO2 यहाँ पर ऐड हो जाता है, नाइट्रो अल्केन बन जाता है। चलिए और आगे डिटेल में बात करते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म वगैरह सब देखेंगे। देखिए क्या है। सो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, एंड रिएक्शन इन वेपर फेज, रिएक्शन वेपर फेज में होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। जैसे कि CH4 की बात करें, इसका अगर हम नाइट्रेशन कराएं, HNO3 डाल दें, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, तो बेटा CH3NO2 बनाता है, नाइट्रोमीथेन बनाता है। अब नाइट्रोमीथेन कैसे बनाया उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो HNO3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, HNO3 है, यहाँ पर फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा इस तरह से। तो एक तो ये OH रेडिकल दे देगा, एक NO2 रेडिकल दे देगा। देखिए ये दिया इसने, हीट आप दे ही रहे हो। जैसे यहाँ पर OH रेडिकल आता है बेटे, ये जाता है अटैक करता है कहाँ पर, CH4 पे। तो देखो OH रेडिकल CH4 पे, देखो ये क्या CH4 पे अटैक किया। अब CH4 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, HCH3। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा ऐसे, तो H रेडिकल निकल जाएगा और ये CH3 है ना, समझ रहे हो बेटे। तो H रेडिकल जो है आपका निकल जाएगा, मतलब किसके साथ, OH के साथ निकल जाएगा, और ये OH के साथ निकल के पानी बना देगा, और यहाँ पर CH3 रेडिकल बच जाएगा। और जैसे CH3 रेडिकल, तो आप जरा ध्यान देखिए बेटा, गौर फरमाएं, यहाँ पर आपका अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर NO2 रेडिकल बन चुका था, यहाँ पर आपका CH3 रेडिकल, ओहो गजब भाई गजब। तो अब देखो क्या होगा, ये CH3 और NO2 आपस में मिलकर CH3NO2 बना देंगे, एंड दिस इज द मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। सो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन कि ये आपके सामने डिटेल्ड मैकेनिज्म है बेटे। बट क्या होता है बेटा कि ये जो मैकेनिज्म है या फिर जो भी रिएक्शन है बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा इसका मीनिंग नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटे। नाइट्रो के जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सब बनते हैं। दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़, आपको मजा आएगी, जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी आपको। देखिए होता क्या है कि जब आप बात करते हो बेटा नाइट्रेशन की, जैसे कोई कंपाउंड लें, अगर हम सपोज हमने कहा कि हमारे पास है बेटे CH3 ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, जरा देखिएगा, HCHHCC, हमने कहा था ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है, ये जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी हाइड्रोजन क्या बेटा एकदम सिमिलर टाइप के हैं। देखो यहाँ पे सिमेट्री है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, दोनों एक ही जैसे हैं। तो 6 कार्बन में से 6 हाइड्रोजन में से सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, तो कोई एक क्लीवेज होगा इसमें, है ना। डिफरेंट टाइप का देखना है आपको, और जितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं सबको तोड़ना है। तो यहाँ पे एक CH बॉन्ड टूट सकता है और यहाँ NO2 लग सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक तो CH क्लीवेज हो सकता है, और दूसरा बेटा CC, इनके बीच का भी क्लीवेज हो सकता है, ये टूटेगा और यहाँ पर NO2 लग जाएगा। अभी समझाता हूँ सब। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रेशन जो होता है इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं, एक CH है ना, बॉन्ड लाइसिस की वजह से, CH बॉन्ड लाइसिस बोल सकते हैं, ब्रेकिंग बोल सकते हैं, या ड्यू टू CC बॉन्ड ब्रेकिंग। बट अगर हम CH4 की बात करें बेटे, तो CH4 में कोई CC बॉन्ड नहीं होगा, इसमें जो आपका नाइट्रेशन होगा दिस इज ओनली ड्यू टू CH बॉन्ड लाइसिस, CH बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से ही आपका प्रोडक्ट बने, क्योंकि यहाँ पर CC बॉन्ड अवेलेबल नहीं है।
कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रेशन अगर हम कराएं तो क्या CH4 में आपका CC बॉन्ड लाइसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कौन सा बॉन्ड लाइसिस होगा या कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। सब यहाँ पर लिखा है देखो, बट इन CH4 ओनली सेम CH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सारे के सारे एक ही जैसे हैं, चाहे इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, सब एक जैसे है, तो कोई एक टूटेगा। तो वही होगा, देखो CH4 था, आपने हीट किया, नाइट्रेशन कराया, इसका नाइट्रेशन यहाँ पे कराया आपने, इसको हीट किया, तो बेटा क्या होगा, चाहे इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, इसको सब एक ही जैसे हैं, समझ रहे हो ना ये बात। यहाँ पर ऐसे टूटेगा और यहाँ पे NO2 रेडिकल सीधे सीधे आप है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस बार, तो CH3NO2 बन जाएगा। मैकेनिज्म आप माइंड में रखो, मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। तो सीधे सीधे एक प्रोडक्ट बनेगा, सीधे सीधे इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा बेटे, एक प्रोडक्ट बनेगा। बट आगे देखो देखो, अब देखो नाइट्रेशन में हम थोड़ा बहुत एक दो रिएक्शन करा के निकल सकते थे, पर बेटा नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, सो दैट कि आप सारी चीज़ों को डेप्थ में डिटेल में एंजॉय करें। एकदम किसी भी चीज़ को एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं लेना है, चीज़ें बहुत आसान है बट नॉर्मल नहीं लेना है ना, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें CH3 हमने HNO3 लिया 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट किया, तो इसमें देखो CH बॉन्ड भी है, CC बॉन्ड भी है, तो दो तरह से प्रोडक्ट ड्यू टू CH बॉन्ड बनेंगे एंड प्रोडक्ट ड्यू टू CC बॉन्ड। तो जितने डिफरेंट CH बॉन्ड है उन सबके प्रोडक्ट बनाओ, जितने डिफरेंट CC बॉन्ड है उन सबके प्रोडक्ट बनाओ एंड यू कैन काउंट टोटल प्रोडक्ट्स। चलिए चेक करें। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर CH बॉन्ड, तो देखो ये CH बेटा, क्या अगर हम इस CH बॉन्ड को A बोलें तो क्या ये भी A होगा, 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 क्या ये भी होगा। A बोलने का मतलब कि सब एक जैसे हैं, सब के सब एक जैसे हैं। तो बेटा हमने कहा था डिफरेंट टाइप की ब्रेकिंग जितनी हो सकती है वो करानी है आपको, सारे एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, जैसा इधर है वैसे इधर है, तो जैसे हाइड्रोजन ये तीनों है इधर, वैसे हाइड्रोजन ये तीनों है, मतलब 6 हाइड्रोजन CH बॉन्ड एक ही जैसे हैं। तो कोई एक को तोड़ लो आप यहाँ से, और आपको यहाँ से NO2 रेडिकल मिलेगा, उसको अटैक करा दो, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH2 NO2 ले लीजिए। सो दिस इज, अब बताओ बेटा क्या यहाँ पर CH बॉन्ड लाइसिस की वजह से कोई और प्रोडक्ट इसके अलावा बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? एक ही मेथड है केवल, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां से तोड़ के बनाओगे तब भी CH3 CH2 NO2 बनेगा, यहां से तोड़ के बनाओगे तब भी CH3 CH2 NO2 बनेगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। अब CC बॉन्ड तोड़ें तो भैया ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है बेटे। तो अगर आप CC बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल आया बेटा, NO2 को अटैक करा दो तो CH3 NO2 बना देगा, CH3 NO2 बन देगा। तो आपको बताओ इसमें दो तरह के प्रोडक्ट आपको मिले, तो ओवरऑल आपको क्या मिला, एक CH3 NO2 मिला और आपको CH3 CH2 NO2 मिला। आप सोच रहे बेटा कि जिन लोगों को ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट और ये मैकेनिज्म नहीं पता है, लोग बेटा नहीं सोच सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। आपको और आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटे? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है क्या? आपको बात समझ में आती है क्या? चलिए आगे अगला और मस्त और जबरदस्त बहुत तगड़ा गर्दा क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, और इसको अगर आपने बना लिया तो मजा है, तब मजा आएगी। देखिएगा जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है? ओके, ये आपके पास है C आइसोपेंटेन है ना बेटे, ठीक है? इसमें कितने डिफरेंट टाइप के CC बॉन्ड्स हैं बताओ मुझे। अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन को देखो बेटा सेम है, एक जैसे कि नहीं है, तो अगर मैं इसको A बोल दूं ये वाले को, तो बेटा ये भी आपका A होगा। ओके, कार्बन को चेक करते हैं पहले। ये कार्बन आपका 3 डिग्री है, ये आपका देखो ये 1 डिग्री बेटे, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री को पहचानो कैसे? अब 3 डिग्री तो ऑब्वियस बात अलग होगा, तो इसको हम B बोल सकते हैं। 2 डिग्री एक ही है, इसको हम C बोल सकते हैं। अब बेटा ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री से ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्ट ये ग्रुप जुड़ा है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है अलग अलग, आपको देख सकते हो आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें नजर आएगी। तो ये 1 डिग्री आपका अलग है, इसको हम D बोल सकते हैं। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब क्या कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, देखिए हम ऑल डिफरेंट कैसे चेक करेंगे, तो बताओ इन दोनों में से कोई भी एक CC बॉन्ड तोड़ लो, तो चलो इसको तोड़ लें, इस बॉन्ड को हमने नंबर 1 दे दिया। अब इसको तोड़ो बेटे या इसको तोड़ो, एक ही बात है। ओके, नाउ ये बॉन्ड तो डिफरेंट है ना, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच का, देखो ये बॉन्ड 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच का था, देखिए 1 डिग्री 3 डिग्री के बीच का था, बट ये बॉन्ड 3 और 2 डिग्री के बीच का है। 3 डिग्री ये बॉन्ड जो है आपका 3 डिग्री और 2 डिग्री, तो ऑब्वियस बात अलग है, ये टूटेगा ऐसे। तो इसको हमने बोल दिया क्या, सपोज 2 नंबर बोल दिया। अब जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे बेटे, जरा देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब ये बॉन्ड को अगर आप तोड़ो तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लीवेज हो सकता है, यहाँ से एकदम डिफरेंट। अगर यहाँ से क्लीवेज, तो बेटा बताओ, इसको डिग्री मत लिखो, 2 लिख दिया इसको। अब बेटा ये बताओ मुझे, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। भाई साहब 2 डिग्री 1 डिग्री का एक ही बॉन्ड तो है,
और कहीं नहीं, देखो 1 3 है, 1 3 है, 3 2 है, 1 2 डिग्री का है। तो डिग्री के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, यानी कि ये बॉन्ड भी अलग है, यहाँ पे ये अलग है, तो ये भी टूट सकता है। अब ये टूट सकता है तो बस प्रोडक्ट बना लो, देखो 3 टूटेंगे तो 3। चेक करिएगा जरा जरा, गौर फरमाइएगा। अब ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना, एक तरफ से शुरू करते हैं। चलो पहले 1 नंबर की बात करते हैं। पहले 1 नंबर, देखो 1 लिखा है मैंने, फिर 2 नंबर की बात करेंगे, फिर 3 नंबर 1, इसको हमने 1 बोला। इसको यहाँ से तोड़ोगे बेटा तो ये एक कार्बन है, तो CH3 है ना बेटा ये, तो CH3 और यहाँ NO2 लगा दोगे तो CH3 NO2 मिल जाएगा। और इसको तोड़ा तो 2 पार्ट हुए ना बेटा, तो एक तो इधर वाला पार्ट है, तो CH3 CH2 CH2 NO2 CH3 CH3 CH2। बेटा बताओ, ध्यान से देखना, ये आपका ये ऐसे तोड़ा तो 2 पार्ट हुए ना, एक ये वाला और एक ये पूरा ये वाला, समझना बेटा, गड़बड़ नहीं करना। तो ये CH3 NO2 बना देगा, ये बना दिया। प्लस के साथ इधर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH होगा यहाँ पर, और यहाँ पर NO2 लगा के, क्यों यहाँ से टूटा है, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 CH NO2 CH3, पहले इतना देखो। चलिए अब 2 को तोड़ते हैं, इसको तोड़ें, डिफरेंट समझ लो कैसे। इसको तोड़ोगे बेटा, आपको चाहे CH3 CH NO2 CH3 CH3 CH NO2 CH3, यहाँ पे CH लिख दो, ठीक है, कंप्लीट। CH2 होगा ना, आई थिंक CH2 NO2 हो जाएगा, 2 हाँ CH2 NO2, बैलेंस ही पूरी कर लेना आप। ओके चलिए, ये वाला हो गया आपका। अब इधर से तोड़ा, अगर जब आपने यहाँ से तोड़ा तो CH3 CH2 NO2 CH, मैं जहाँ से तोड़ा वहाँ NO2 जोड़ना, यहाँ NO2। अब आपने इसको इधर वाला तो ये अलग हुआ, तो CH3 CH2 NO2 CH3 CH2 NO2। चलिए दूसरा भी टूट गया। अब तीसरे पे आते हैं, इसको तोड़ेंगे अगर इधर से तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ NO2 लगेगा, तो CH3 CH CH3 CH2 NO2 CH3 CH CH3 CH2 NO2। और बेटा ये वाला तोड़ोगे तो यहाँ CH3 NO2 मिल जाएगा, जो कि पहले ही मिल चुका है, वो रिपीट हो जाएगा, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन रहे हैं टू CC बॉन्ड लाइसिस बेटे, क्या मजा आई, क्या मजा आई। इसको तोड़ा, इधर NO2 जोड़ा, इधर NO2 जोड़ा, इसको तोड़ा, इधर NO2 जोड़ा, इधर NO2 जोड़ा, 2 बने। इसको तोड़ा, यहाँ NO2 जोड़ा, यहाँ NO2 जोड़ा, जब इसमें जोड़ा तो रिपीट हो गया, इसलिए उसको करेंगे। तो टोटल इसके 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन रहे हैं, टोटल इसके 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन रहे हैं। और अगर आप आइसोमर्स की बात करें तो ध्यान दें बेटा, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है आपके पास, यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं, तो एक ही प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ही, एक प्रोडक्ट ही। बट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये कार्बन कायरल है तो पेयर ऑफ एनंटियोमर बनाएगा, मतलब इसके 2 बनेंगे, और यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो अगर टोटल आप आइसोमर्स की बात करो तो यहाँ पर इसके 2 आइसोमर्स हैं, ये इसका एक ही रहेगा, इसका एक रहेगा, इसका एक रहेगा, इसके एक, तो 6 हो गए टोटल, 4 ये और 2 ये, 6 हो गए। बट स्ट्रक्चरल का, केवल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें कि कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बने, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले एंड 6 टोटल आइसोमर्स बने आपके। कहानी समझ में आती है क्या? तो देखो ये 5 स्ट्रक्चरल और टोटल 6 आपके टोटल आइसोमर्स बने। ओके, ये तो अभी CC बॉन्ड लाइसिस कराया है बेटे, अभी CH बॉन्ड लाइसिस बाकी है, CH बॉन्ड लाइसिस बाकी है। तो अब चलो CS, तो यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, इसलिए हमने बताया इसका मैकेनिज्म का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि, क्योंकि इस पर बेटा बहुत सारे मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, बट हमें आना चाहिए एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। देखो कितनी सारी चीज़ें, कितनी बढ़िया तकलीफ, मैंने कहा था ना कि ऐसे नहीं। अब CH बॉन्ड लाइसिस, अब CH बॉन्ड लाइसिस में समझना बेटे बात को, कि ये जो कार्बन था और ये जो कार्बन था बेटा एक ही जैसे था कि नहीं था। इसका मतलब इसके जितने भी 3 हाइड्रोजन है, उसके भी जितने 3 हाइड्रोजन हैं, ये और ये सारे एक जैसे हैं कि नहीं। तो इन 6 में से कोई सा भी एक तोड़ लो, देखना। तो मैं जिसको तोड़ूंगा उसको सिर्फ दिखा दूंगा, तीन हो गए, 1 2 3, 2 इधर है, ठीक। तो इनमें से किसी हम एक को तोड़ लें, तो इसको कट कर दें ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों एकदम एक जैसे हैं, ये दोनों बेटे एकदम एक जैसे हैं। चलिए ओके, तो ये जो हाइड्रोजन आपका है बेटे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसको हमने क्यों कट कर दिया, समझ रहे हो ना। ओके, अब अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस वाले पे, सॉरी इस वाले पे आएगा ना, तो ये आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दिस इज 3 डिग्री। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा दैट विल बी 2 डिग्री, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा दैट विल बी 1 डिग्री। हम सारे हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं बेटा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन में अलग है, तो इसका मतलब ये CH भी टूट जाएगा यहाँ से 2 हैं एक ही जैसे, एक को तोड़ लो, यहाँ पे एक को तोड़ लो, तो कि अब इसको यहाँ से तोड़ लो, तो सारे डिफरेंट जितने डिफरेंट डिग्री हाइड्रोजन मिल सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे के सारे तोड़ के NO2 लगा लेना है। शुरू किया जाए, चलिए शुरू कर लेते हैं बेटे। तो अब जरा देखिएगा, तो अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें, चलो यहाँ से तोड़ रहे हैं, तो सीधे कुछ नहीं करना बेटा, ये टूटा तो H अलग होगा, यहाँ NO2 लगा दो, आ गया सीधे NO2, सीधे NO2। तो देखो NO2, फिर देखो CH2, समझिएगा, फिर यहाँ पे CH और ये CH3 है, फिर CH2 CH3, ये देखिए आप पहले बना लेते हैं। अब इसको तोड़ा यहाँ से, देखिए ये वाला तोड़ा ना 3 डिग्री वाला, ये तोड़ा, तो यहाँ पे NO2 लगेगा, तो CH3CNO2, CH3CNO2, नीचे CH3, नीचे CH3, CH2 CH3, ये लीजिए ना।
इसको तोड़ा, अब ये 2 डिग्री वाला अलग है बेटे, ये इसको तोड़ा तो CH3 CH CH3 CHNO2 CH CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH और यहाँ NO2 लगेगा, लग गया, और इधर CH3, चलिए हो गया। अब ये बचा, इसको तोड़ लेते हैं, तो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 यहाँ तक हो गया, फिर आगे गया CH2 मिल गया, फिर यहाँ पर आगे CH2 और बेटा एक यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका NO2, तो यहाँ NO2 लग गया। ओ भाई साहब सारे टूट गए। तो बेटा टोटल कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन रहे हैं? 4। टोटल कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूले बन रहे हैं? 4। अब आइसोमर्स की बात करें तो देखो ये कायरल सेंटर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ही कायरल सेंटर है, और कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है। तो कायरल सेंटर है तो आयरन डैश बनेंगे, तो 2 यहाँ बन जाएंगे, 2 यहाँ बन जाएंगे। तो टोटल आइसोमर्स की बात करें तो 2 और 2 4 और 2 6, सो टोटल आइसोमर्स 6 बने। टोटल स्ट्रक्चरल कितने बने बेटे? 4 बने। अब पीछे वाली बात करो, टोटल, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पीछे, टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कितने थे बेटे? यहाँ पे 5 थे। टोटल स्ट्रक्चरल यहाँ पर कितने थे बेटे? 4 थे। तो कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। 5 और 4 टोटल स्ट्रक्चरल 9 हो गए। और अगर आप स्टीरो की बात करो तो टोटल स्टीरो यहाँ पर बेटे कितने? 6 थे, और टोटल स्टीरो यहाँ पर भी कितने हैं बेटे? 6 हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 + 4 9 हो जाएगा, और टोटल आइसोमर्स की बात करें बेटा तो 6 + 6 12 हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, सो यू कैन सॉल्व दिस। अब बेटा बताओ, क्या ये नाइट्रेशन का गर्दा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या ये नाइट्रेशन का गर्दा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या बेटे? तो ये था नाइट्रेशन, ऐसे थोड़ी। अब नाइट्रेशन में कोई सा भी अल्केन आपके सामने आ जाए, क्या बेटा 100% गारंटी के साथ उसके सारे प्रोडक्ट बना सकते हो? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे टोटल, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो बेटा बताओ, ये 2-4 लाइन पढ़ने से थोड़ी काम हो जाएगी। अल्केन का नाइट्रेशन अच्छा है, छठा आयरन रूट लगा दिया, काम हो गया? नहीं, तगड़े से, बढ़िया से, मस्त जबरदस्त तरीके से सीखें बेटे आप, है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, एंड दैट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के सल्फोनेशन की बात करेंगे। सल्फोनेशन का मतलब बेटा वही होगा एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप है। अब कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। जैसे अल्केन होगा यहाँ पर, तो आई थिंक ये हटेगा, है ना, और यहाँ पर SO3H ग्रुप ऐड होगा, बोलो ना बेटे, और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में वो डिटेल में समझते हैं अभी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, बढ़िया डिटेल है, मस्त तरीके से। सल्फोनेशन जैसे कि मैंने बताया बेटे आपको कि यहाँ से अल्केन होगा, इसमें हम कौन के H2SO4 डालेंगे या फिर फ्यूमिंग H2SO4 है बेटा, या फिर ओलियम, मतलब उसमें H2SO4 और SO3 का मिक्सचर जो कि होता है H2H2O7। तो हम क्या करते हैं, H हटता है बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर SO3H आ जाता है। कैसे देखो, तो ये आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ये RH है, जैसे हमने नाइट्रेशन में कराया था वैसे यहाँ से देखो ये ऐसे निकला, ठीक है, और यहाँ पर R के साथ देखो ये SO3H अटैच हो गया, तो RSO3H आपके सामने है, प्लस पानी यहाँ से निकल जाता है। सल्फोनेशन की एक खास बात क्या है, जरा इसको समझते हैं। जैसे नाइट्रेशन, और इसमें हम अगर देखें तो बेटा नाइट्रेशन में जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे वो हर जगह बन रहे थे, उसका कोई सिलेक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं था। जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो जा रहे थे सारे के सारे बन जा रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने MCP और MBP में बात किया था, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या फिर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट में बात किया था। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो है कहीं पर भी मुंह मारता था, और जितने पॉसिबल प्रोडक्ट थे क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट वो सारे के सारे बन जाते थे। बट मोनोब्रोमो आपका क्या था बेटा, हाईली सिलेक्टिव था, वो सिर्फ मोस्ट स्टेबल पे अटैक करता था, या फिर हायर डिग्री ऑफ जो फ्री रेडिकल बनता था वहाँ पे अटैक करता था, और बहुत अच्छा सिलेक्टिव वो था। तो ऐसे ही अगर हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की बात करें बेटा, तो नाइट्रेशन आपका जो है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिविटी दोनों फॉलो करता है। बट बेटा जब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो केवल और केवल सिलेक्टिविटी की बात करता है, ये बहुत सिलेक्टिव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर डिग्री या फिर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का रखता है। तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, जैसे MCP मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या फिर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बात हुई थी बेटे, वही आपका नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में आएगा। नाइट्रेशन इज सिमिलर टू मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड सल्फोनेशन इज सिमिलर टू मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बेटे, है ना। तो चूंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो जस्ट एक लाइन के बाद मैं बोलूँगा आपको क्या, जो सल्फोनेशन ऑफ अल्केन है ना बेटे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वेपर फेज में होता है, इन वेपर फेज। इन सल्फोनेशन सिलेक्टिव रोल इज फॉलोड, मीन्स वेयर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल प्रोडक्ट, जहाँ पर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब जैसे कि इन सब में यहाँ भी फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। यहाँ बनाओगे तो आपका 1 डिग्री होगा, यहाँ 1 डिग्री होगा, यहाँ 1 डिग्री होगा। बट यहाँ पर अगर H हटाओगे तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट विल बी 3 डिग्री। तो यहाँ से H हटेगा और इसका SO3 यहाँ ऐड होगा, और बेटा ये कंपाउंड बनाएगा।
मैकेनिज्म वेरी सिंपल है। आई थिंक मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एकदम आराम से कर लोगे। जैसे हमने नाइट्रेशन मैकेनिज्म की थी वैसे ही करेंगे, बट दिस विल बी मोर सेलेक्टिव। ये हायर डिग्री स्टेबल फ्री रेडिकल की बात करेगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कंपेयर कराया तो ये मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट की तरह है, और जबकि नाइट्रेशन आपका मोनो क्लोरो प्रोडक्ट की तरह है। ओके बेटे, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है, सल्फोनेशन भी समझ में आ जाता है। बहुत अच्छी बात होगी। देखो कितनी तगड़ी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं बेटे, बात समझ रहे हैं। तो अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक SO3H CH2 SO3H लगा के दे दिया जाए तो, और आपसे बोला जाए कि भाई इसमें से और एक ये प्रोडक्ट बना के दिया जाए तो कौन सा करेक्ट है, तो आपको बताना आसान हो जाएगा कि दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ गए हो अभी। ओके, नाउ अब बात करते हैं बेटा एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही इसका एरोमेटाइजेशन है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो रिएजेंट देखें। रिएजेंट देखते आपको कुछ याद आना चाहिए, Cr2O3, MO2O3, Al2O3 एंड हाई टेम्परेचर। तो इनमें से कोई आप ले सकते हो और हाई टेम्परेचर पे। तो अगर आपने सपोज यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन लिया तो जनरली एरोमेटिक मतलब बेटा कि बेंजीन बनना ही बनना है, एरोमेटाइजेशन मतलब तो 6 मेंबर का तो बनना ही बनना है, प्लस इसके डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। तो 6 है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सीधे सीधे क्या बना देना, बेंजीन। तो कि इसको इससे जोड़ देना है, 6 मेंबर का रिंग बनाओगे और सीधे सीधे बेंजीन बना देना है। नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ इट्स मैकेनिज्म, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जैसे कि सपोज बेटा आपके पास 7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में क्या हो सकता है भाई कि हम यहाँ से स्टार्ट करें और बेटा यहाँ तक रुक जाए ऐसे जाके, या फिर 7 में क्या हो सकता है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे जाके रुकें। अगर आप नंबर दो तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एरोमेटिक मतलब कि अगर आपको कार्बन रिंग की बात करें तो 6 मेंबर बनाना ही बना पड़ेगा आपका। एरोमेटिक की बात करो, कार्बन की चेन की बात करो, तो कार्बन चेन के लिए बेटा बेंजीन से ही स्टार्ट करोगे ना आप। ओके, यहाँ से तो 6, तो आपने क्या किया बेटा 6 मेंबर का रिंग बना लिया। देखिए तरीका समझिएगा, और बेंजीन बना दिया। नंबर कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखो बेटा 1 और 6, 1 पे एक CH3 ग्रुप लगा है, तो आपका यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा है, मतलब आपका क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। तो चाहे आप इधर से बनाओ या फिर इधर से ही बनाओगे, अगर आप इधर से नंबरिंग कर लो तो 1 2 3 4 5 है ना, और आपका 6 मतलब यहाँ तक जाएगा ना बेटे, आपका यहाँ तक जाएगा, राइट। अब देखिएगा तो आपने क्या बना लिया, देखिए आपको सीधे सीधे पहले क्या करना है, आपको बेंजीन बना देना है, बहुत सिंपल, नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो 6 पर एक CH3 लगा है, तो 6 पर एक CH3 लगा दो, तो बेटा बना तो टोल्यूइन ही ना, बना तो यहाँ पर क्या टोल्यूइन ही ना, सिंपल यही तो बना ना। तो चाहे आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, दोनों में। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इस बात को समझना, राइट बेटे, इस बात को आप समझना। अभी हम क्या करें, इसको हटा दें। अब देखिए इस बात को समझिएगा, अब इसको पॉज करके अगर आप नोट करना तो कर लेना, हालांकि पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, बट फिर स्टिल इफ़ यू नीड यू कैन राइट ना, पॉज करके आप इसको लिख सकते हो बेटे, ठीक है। चलो अब इसकी बात करें बेटा, इस केस को समझते हैं। मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको इसको, देखिए कितने कार्बन का है चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इधर से लिया तो चलो एक नंबरिंग तो इसमें एटलीस्ट कर ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग कर लेते हैं, तो 6 मेंबर बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं। तो ये बेंजीन तो आपको बेटा बना ही लेना है, बेंजीन बना लेना, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए क्या है कि बेटा ये 6 पे गया तो वहाँ पर देखो CH2 CH3 है, तो 6 नंबर पे आपका क्या लगा, CH2 CH3 ET लगा हुआ है, आपका अल्काइल बेंजीन एथाइल बेंजीन बन जा रहा है। जब आप इधर से करो, अब इसी चीज़ को अगर हम ऐसे करें, ओ माय डॉग, क्या हो गया ये कैसे क्या हो जाता है, ये कैसे क्या हो जाता है। अब अगर हम यहाँ से चलें, 6 बनाना ही बनाना है आपको, तो 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ से चलोगे बेटे तो इसको आपको यहाँ तक ले जाना होगा, यहाँ तक। कहानी समझ रहे कैसे, तो यहाँ से शुरू करें अगर हम, तो ऐसे ऐसे कम 1 2 3 4 5 6, क्या ज़्यादा बना दिया मैंने, कितने कार्बन है भाई, 1 2। अगर यहाँ से चलेंगे तो आपको यहाँ तक जाना होगा। क्या करते हैं जनाब आप, ये गलत काम आप बिल्कुल भी ना करें, गलत काम आप बिल्कुल भी ना करें। आपको 6 मेंबर बनाना है जनाब, क्या करते हैं आप करते क्या हैं, मुझे ये समझ नहीं आया अभी, है ना। ध्यान से करें, जो भी करें अच्छा करें, और इस तरह का काम तो बिल्कुल भी मत करें।
6 तक हमने कर लिया, तो इसको ऐसे जोड़िए ना जनाब, यहाँ तक ले जाए हम, ये लीजिए। चलिए 6 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, नंबर भी लिख लो 1 2 3 5 6। अब चलो देखो 1 पे एक CH3 लगाए, लगा दो भाई, 6 पे एक CH3 लगा लो भाई। अरे भाई साहब देखो ये बन गया ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन बन गया। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या बेटे? अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कार्बन है, 6 2 8, यस। क्या अब आप सोचोगे सर अगर हम यहाँ से शुरू करें तो, और यहाँ तक ले जाएं, जरा ले जाओ, 1 2 3 4 5 मेंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए ये कहानी खत्म। अब बोलोगे सर हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लॉजिक? अब बोलोगे सर हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ ले जाएं, तो चलो ले जाओ, 1 2 3 4 5, नहीं बनेगा भाई। लो आपको तो एरोमेटिक, इस केस में एरोमेटाइजेशन होता है बेटे, इस केस में एरोमेटाइजेशन होता है, समझना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ओनली एंड ओनली दीज 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो एरोमेटाइजेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन अगर आप करेंगे तो बेटा आपको इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप सोचो कि अरे सर एक काम करते हैं क्या, अब देखो ये ऑर्थोजाइलिन मिल गया तो पैराजाइलिन भी मिल जाएगा, चलो इसको भी बना लेते हैं, पैराजाइलिन भी बना लेते हैं। चलो एक काम करते हैं सर मेटाजाइलिन भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, मेटाजाइलिन भी बना लेते हैं, CH3, और ये देखो CH3, ऐसे करके इसको बनाने के लिए आप क्या करो, नंबरिंग कर दे, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 4 को जोड़ा आपने, नंबरिंग यहाँ भी कर सकते हैं। 1 और 4 को अगर यहाँ पे करें हम, यहाँ से 1 2 3 4, 1 और 4 को जोड़ के तो ये क्या होगा बेटा, देखो 6 मेंबर तो बनेगा ही नहीं एक्चुअली में, 6 मेंबर तो आपका बनेगा ही नहीं एक्चुअली में। देखो ना 1 2 3 4, मतलब ये पॉसिबल होगा ही नहीं। आप करके देखो, कहीं से भी मिला के देखो। आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बेटे क्या होना चाहिए, टू मेक 6 मेंबर रिंग, बेंजीन रिंग आपको सबसे पहले बनाना है। देन यू हैव टू थिंक कुछ और, तब आपको सोचना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं। तो पॉसिबिलिटी मैंने बताई, आप कहीं से भी चेक करके देख सकते हो बेटा, कोई सा भी कहीं से भी मिला के देखो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आएगा आपको 6 का। क्योंकि बेटा देखो यहाँ से 6 चले जाओगे, देखो हम गए यहाँ से, अगर आप जाओगे तो आप यहाँ तक 6 चले जाओगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से जाओगे तो आप यहाँ से 6 तक चले जाओगे, देखो ये वाला जा सकते हो, और कहीं से आप 6 लेके दिखा दो मुझे। अब अगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ तक भी ले जाओगे, तब भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बन जा रहा है, यस। तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो बन ही रहा है। अरे भाई चाहे आप इधर से ले जाओ, इधर समझ रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ से लिया, आप यहाँ से कहाँ से कर रहे हो, 3rd नंबर से लेके जा रहे हो, कहाँ से लेके जा रहे हो, 3rd नंबर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से चलो और यहाँ तक ले जाओ, तो यहाँ तक ले जाओगे तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा बेटे। तो इथाइल बेंजीन तो आप ऑलरेडी बना ही चुके हो बेटे, इथाइल बेंजीन तो आप ऑलरेडी बना ही चुके हो। तो 3rd नंबर से आप इधर से ले जाओ, या यहाँ से भी तो आप 3rd नंबर से ले जा चुके हो ना बेटे, तो वही बात हो गई। देखो 1 2 3 3rd नंबर से यहाँ से जा रहा है, और 1 2 3 3rd नंबर से यहाँ से जा रहा है, तो वो एक ही बात हो गई बेटे। बट अगर आप यहाँ से लेके जाओ, तो यहाँ से लेके जाओ, अगर मैक्सिमम तक भी मिलाओगे तब भी 1 2 3 4 5। तो बेटा जो सिर्फ और सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये दोनों नहीं बन सकती हैं। रीजन समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा एरोमेटाइजेशन पे भी आपको ध्यान देना है जनाब। तो इसमें देखो हमने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, वी हैव टू मेक 6 मेंबर रिंग एनी हाउ। तो नॉर्मल हेक्सेन लिया तो ये बना लिया, हेप्टेन लिया तो आपको बताया था कि आप हेप्टेन में अभी ये बताया ऐसे जोड़ सकते 6 बना सकते हो, या फिर ये 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो दोनों में आपका टॉलुइन बना। और जब ऑक्टेन लिया आपने, तो ऑक्टेन में बेटा सिर्फ और सिर्फ ये 2 बन रहे हैं, ये दोनों नहीं बन सकते हैं। ये रीजन आपके सामने है, क्योंकि आपको पहले तो 6 बनाना है, और अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो 6 बनेगा ही नहीं आपका। तो इसमें ऑर्थोजाइलिन और इथाइल बेंजीन ही बनेगा, और ये दोनों नहीं बनेंगे। बेटा बताओ क्या एरोमेटाइजेशन भी तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया? क्या एरोमेटाइजेशन भी आपको तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया बेटे? अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले बेटे, कुछ तो बोले आप। चलो अब आइजोमेराइजेशन की बात करते हैं, आइजोमेराइजेशन की बात करते हैं जनाब, आइजोमेराइजेशन की बात करते हैं। आइजोमर्स बनेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 4 मेंबर का है ना, तो इसको आप क्या करो, एक को उठा के, ये वाले कार्बन को उठा के यहाँ डाल दो, तो देखिए ये बन गया, ये 4 कार्बन का है ना। इसके लिए बेटा AlCl3 हीट लेना है। क्या लेना है? AlCl3 हीट, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये देखो आइजोमर्स बन गया इसका। अब नॉर्मल पेंटेन है बेटा आपका, नॉर्मल पेंटेन है आपका, तो आप पहले एक 4 मेंबर का बना लो, यहाँ लगा दिया, एक ये बन सकता है देखो आप, या फिर 5 कार्बन का एक सिंपल सा ये आपका नियो, तो एक आइजो और एक क्या बन सकता है आपका, नियो बन सकता है। देखो 1 2 3 4 5, और ये देखो एक आइजो बन गया, और एक क्या बन गया, नियो बन गया, और कोई पॉसिबल। तो इस तरह से आइजोमराइजेशन आप कर सकते हो नॉर्मल पेंटेन किसके प्रेजेंस में, AlCl3 और हीट के। तो बहुत सिंपल सा तरीके से आप समझ रहे होगे, जैसे कि दिखाएं और आपको हम
जैसे आपने नॉर्मल ब्यूटेन लिया 4 कार्बन का लिया, अभी मैंने बताया आपको, इस कार्बन को उठा के यहाँ डाल दो, पहले आइसो बना लो, लीजिए बना लिया। या फिर आपने सपोज कितना लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इन दोनों कार्बन को, है ना, देखो यहाँ पर इस 4 है, इस तरह से 4, देखो ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये 4 है, तो बेटा यहाँ पर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पार्ट भी ऐसे बना सकते हो आप, है ना। अब इसका क्या तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। आइसोमेराइजर नॉर्मल पार्ट ऑफ चैन कन्वर्टेड टू आइसो पार्ट, जो भी नॉर्मल पार्ट चैन का होगा उसको आप आइसो पार्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसे, देखो जरा सा, जैसे हमने सपोज इस कार्बन को फिक्स किया, तो आपका नॉर्मल चैन हो गया। इसको आइसो में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहना है सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ाना होगा, यहाँ जुड़ना होगा, ये सब आइसोमेरिज्म बहुत अच्छा ये बना लिया। अब जैसे बेटा इसमें नॉर्मल पार्ट ये है, अब इसको आपको आइसो में कन्वर्ट कर देना, ये आपको बता रहे थे, इसको आइसो में कन्वर्ट कर। तो ये वाला आइसो में कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसका ये कार्बन यहाँ ले आओ, समझ रहे हो, ये ऐसे है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये ऐसे। अब इसको आइसो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो जरा। तो आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन को यहाँ लाना है, मतलब देखो ऐसे 4 तो ये हो गए यहाँ पर, और ये वाला कार्बन जब यहाँ लाओगे तो ऐसे बन जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी नॉर्मल चैन आपको दिख जाए वो आपको सीधे सीधे उसको आइसो में कन्वर्ट कर दे, तो उसके सीधे सीधे उसका आपका आइसोमेरिज्म का प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे ये वाला, इसमें कोई नॉर्मल चैन आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं, एक कार्बन का तो कोई चैन होता ही नहीं है भाई, चैन का मतलब एक से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए ना बेटे, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ एक ही कार्बन का है और बाकी यहाँ ब्रांच है, तो यहाँ पर ये भी आइसो है बेटे, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही चैन रहेगा, नॉर्मल चैन यहाँ पे है ही नहीं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल चैन थी 3 कार्बन की, यहाँ पे नॉर्मल चैन थी 3 कार्बन की, ये आपने बना लिया इस तरह से, बट इसमें नहीं है, सो इट्स नो। तो आप देखो इसका आइसोमेराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे बनाना है बेटा, तरीका समझ गए हो ना, कैसे बनाना हो तरीका भी समझ गए हो आप। चलिए और आगे बात करते हैं बेटे, और आगे कुछ तगड़ी बातें करते हैं। अब बात करते हैं पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। पायरोलाइसिस को बेटा हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में करते हैं इसलिए हम उसको थर्मल क्रैकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं, है ना। बट कैसे करते हैं वो अभी बात करेंगे, कौन से रिएजेंट यूज करते हैं वो सब बात करेंगे। बट बिग बिग पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। अच्छा, और थोड़ा समझते हैं क्या कि इसमें होता क्या, समझते हैं। इट इज कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, बड़े कंपाउंड को एक स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ये ध्यान रखें, एयर के अब्सेंस में करना है, एयर के अब्सेंस में करना है, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हीट तो करना है बट इन द अब्सेंस ऑफ एयर करना है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंबस्शन, ये कंबस्शन से अलग है, क्योंकि कंबस्शन में आपका एयर होता है, एयर के प्रेजेंस में हम किसी कंपाउंड को जलाते हैं, कंबस्ट कराते हैं। बट पायरोलाइसिस में बेटा डिफरेंस समझो, पायरोलाइसिस में हम एयर का यूज नहीं करते हैं। सो इट हैपेंस इन अब्सेंस ऑफ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंबस्शन, इट हैपेंस इन द अब्सेंस ऑफ एयर एंड हेंस ऑक्सीडेशन कंपाउंड डज नॉट टेक्स प्लेस। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जब पायरोलाइसिस की बात करते हो तो यहाँ पर एयर की बात ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पायरोलाइसिस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जबकि कंबस्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है। और कंबस्शन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, बट यहाँ पर एयर भी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, हीट होगा, हीट, और इन अब्सेंस ऑफ एयर होगा। तो पायरोलाइसिस में इसलिए ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप अब्सेंस ऑफ एयर की बात करते हो। सो इसलिए बोलते हैं जनरली पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग और थर्मल क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है बेटे, देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बढ़िया से तगड़े से करेंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताएंगे आपको, ये देखिएगा। ये आपका क्या CnH2n+2 है, देखो अगर यहाँ पर 4 डाल दें तो 8 + 2 10 अल्केन है आपका, ये भी अल्केन, ये भी देखो ना, डबल से 2 ज़्यादा, 12 + 2 14 है ना। वैसे भी अल्केन की ही पायरोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। 8 का डबल क्या 16 और +2 18, ये सारे के सारे अल्केन है। ये आपका क्या ब्यूटेन है, ये आपका हेक्सेन है, और ये आपका नॉर्मल ऑक्टेन है। चलिए क्रैकिंग, मान लो आपने इसको 973 केल्विन पे हीट किया तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 कार्बन का कोई बड़ा रिंग 4 कार्बन का तो नहीं बन सकता, बनेगा तो 4 से कम का ही बनेगा, क्योंकि टूट रहा है, छोटा हो रहा है भाई, 4 कार्बन का है बेटे, और अगर ये टूट रहा है तो छोटा ही तो टूटेगा ना, यानी ये कभी भी 4 कार्बन का, यानी जो भी इसका मोलर मास होगा और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट का जो भी मोलर मास आएगा इस ओरिजिनल कंपाउंड से उनके मोलर मास हमेशा कम होंगे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। और बहुत सिंपल से मान लो आपने क्या किया बेटा, 2 कार्बन का इथेन बनाया, 2 कार्बन का इथेन बनाया, तो दो कार्बन का अपने अल्केन बनाया, तो यहाँ पे C2H6 4 कार्बन थे, तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन यूज हो गए और 6 हाइड्रोजन यूज हो गए, तो कितने हाइड्रोजन बचे बेटा? 4 बचे, और कितने कार्बन बचे? 2 बचे, तो C2H4 बन जाएगा। समझो बात को, यहाँ पे देखो C2H4 इथेन, सिंपल तरीका समझो। मान लो आपने CH4 बना दिया, 1 कार्बन तोड़ लिया ऐसे, 1 कार्बन CH4, तब सोचना कि कितने कार्बन बच गए? 3 बच गए, लिख रहा हूं मैं। 4 हाइड्रोजन यूज हो गए, तो कितने बच गए? 6 बच गए, C3H6 बन गया। एंड दिस इज प्रोपीन, देखो ना, जस्ट इसका डबल, मतलब अल्कीन है, समझ रहे हो। अब मान लो आपने
क्या इसमें हाइड्रोजन भी निकलता है। मान लो आपने 4 कार्बन का बनाया तो 4 कार्बन का C4H8 बना दिया, तो बेटा कोई भी कार्बन नहीं बचा, क्या बचा? 10 हाइड्रोजन थे, केवल 8 यूज हो गए, 2 बच गए, तो H2 गैस भी निकल जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी, तो आप किसी भी केस में चेक कर लो बेटा, इनका जो भी मोलर मास आएगा किसी भी फ्रेगमेंट का वो हमेशा इससे कम आएगा। जैसे यहाँ पर C4H10 है, यहाँ पर C4H8 हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया। समझ रहे बेटे कि नहीं? अगर इसका मोलर मास 58 है तो इसका मोलर मास कितना है आपका? 56 है। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो C6H14। अब 3 कार्बन का, सपोज आपने क्या किया, 3 कार्बन का इथीन बना दिया, सॉरी 3 कार्बन का अल्कीन बना दिया, C3H6 बना दिया, तो कितने कार्बन बच जा रहे हैं आपके? 3 बच जा रहे हैं। उसमें से आपने एक का अल्केन बना दिया। अब अगर आप 2 बना चुके हो तो तीसरा आप ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हो। कैसे? 3 और 1 4 कार्बन यूज हो चुके हैं, तो कितने बच गए? 2 बच गए। कितने हाइड्रोजन? 6 और 4 10 यूज हो चुके हैं, तो कितने बच गए? 4 बच गया, C2H4 बन जाएगा, लो इथीन बन गया। तो अगर आप कोई भी, मतलब जैसे आपने एक बनाया, मतलब 2 फ्रेगमेंट अगर बनाना चाहते हो तो एक बनाया तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर 3 है तो 2 आपने चेक कर लिया तो तीसरा अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट आप कोशिश कर सकते हो बेटे। जैसे देखो तुरंत बन जाएगा। आपने एक लिया C4H8 लिया आपने, तो 4 कार्बन, तो कितने बचे यहाँ पर? 6 थे, 2 बचे। 8 थे तो 6 बचे, C2H6 लीजिए जनाब। अब आपने इसका C6H12 बना दिया, साइक्लोहेक्सेन बना दिया, तो भैया 2 हाइड्रोजन निकल गया, H2 निकल गया, सिंपल। जैसे आपने C8H18 लिया, अब 6 कार्बन का आपने अल्केन बनाया, तो 6 यूज होता तो कितने बचे बेटा? 2। तो C2 और 14 यहां पर हैं अगर, तो कितने बचे? 4, C2H4 बन गया, लीजिए। इस तरह से बेटे समझना बात को। मान लो कोई 2 ले लेते हैं, आपने C4H10 लिया, आपने C2H4 लिया, कितने कार्बन यूज हो चुके? 4 तो 6 कार्बन आपके यूज हो चुके हैं। कितने हाइड्रोजन बेटे यूज हो चुके हैं आपके? 10 और 4 14 हो चुके हैं, 4 बच रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही अल्केन बन सकता है। क्या बन सकता है बेटे? आपका CH4 बन सकता है, CH4 बन सकता है। तो चारों हाइड्रोजन यूज हो गए। अब हाइड्रोजन एक भी नहीं बचा, तो सिर्फ बच रहा है क्या? एक कार्बन बच रहा है। सो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, देन यू कैन राइट द पायरोलाइसिस रिएक्शन। बट दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एब्सेंस ऑफ एयर। कंबस्शन, इसमें क्या डिफरेंस है कि कंबस्शन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, बट इसमें बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता, एयर होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ एयर हम बात करते हैं, और हीट करते हैं तो बड़े बड़े कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन सबका मोलर बेटा इससे हमेशा कम आएगा, क्योंकि इससे तो टूट के अलग हुआ है ना, तो बेटा इसके बराबर तो कभी हो नहीं सकता। सो देखिए क्या बता रहा हूँ, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ड्यू टू हीट। एक लाइन में अगर बोले, आपका CXHY था, पायरोलाइसिस करा, इसका मोलर मास लेट्स M है। अब इसके जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, उन सब का जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उनका मोलर मास हमेशा इसके मोलर मास से कम होगा, दैट विल बी लेस देन M, हमेशा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, जरा देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। C5H12 है, इसका पायरोलाइसिस करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड। अब अगर आप देखो इसका, तो इसका कितना हो जा रहा है, देख लो आप, चेक कर लो बेटा। C5H12 है इसका। अब ये C6H12 बेटा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे जो भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे हमेशा मोलर मास इससे कम आएगा। मतलब 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, इससे कम ही हो सकते हैं बेटा। यहाँ तो 6 कार्बन हो गए, 6वां कहाँ से आए? तो मोलर मास अगर आप देखो तो इसका मोलर मास ज़्यादा हो गया इससे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसकी बात करो तो C5H12 है भैया, C5H12 तो बेटा एग्जैक्टली उतने मोलर मास का भी नहीं बन सकता है, एग्जैक्टली उतने मोलर मास का यूनिट सबसे कम होगा। तो बेटा बताओ, जितना अगर इसका M है तो इसका भी M है, जब टूटेगा तो बेटा उससे मोलर मास कुछ ना कुछ कम जरूर होगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसकी बात करें C5H10, यस C5 यस H10 यस, ये देखिए इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो बेटा इससे कम आएगा, दिस इज पॉसिबल। इसकी बात करें C5H7, तो C5 यस हाइड्रोजन देखो C5 भी हो सकता है, और बेटा H7 उससे कम है, इसका मोलर मास इससे कम आएगा। तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका मोलर मास जो रिसेंटली कंपाउंड दिया हुआ है, जिससे आप तोड़ के बना रहे हो, उससे हमेशा कम होगा। देखो आपका यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो इस बात को नहीं समझाओगे, क्वेश्चन को गलत कर गया, सो पूछेगा सर ये कैसे बताएं कि यही बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो अगर आप माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। चलिए कंबस्शन ऑफ अल्केन की बात करते हैं। कंबस्शन में क्या होता है बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमें या फिर ऑक्सीजन कंपाउंड को जलाना होता है ना, उसमें फ्लेम्स वगैरह निकलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन का प्रोसेस बोलते हैं, सिंपल सर। सो ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस यूजुअली इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, एयर एंड यूजुअली कंपाउंड है accompanied बाय द जनरेशन ऑफ हीट। कंबस्शन करोगे तो आपको क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी मिलेगी, हीट या लाइट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। लाइट अगर मिल रही है, हीट मिल रही है, या और अगर लाइट मिल रही है तो लाइट किसके फॉर्म मिलेगी? फ्लेम के फॉर्म में मिलेगी। इसका सिंपल सा तरीका बेटा, ये कंबस्शन आपको आता है बेटा करना, बहुत अच्छा तरीके से आता है। आपको क्या करना है, सिंपल बताऊँ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन है, अगर n कार्बन है तो बेटा उतनी ही CO2 बना दो। ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। जितने कार्बन है बेटे आप उतना ही CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन हैं, लाइक आपके पास
वाई हाइड्रोजन है तो उसका आधा पानी बना दो और फिर लेफ्ट और राइट में टोटल ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, बैलेंस ऑक्सीजन बाय O2। देखिए कैसे, जरा चेक करिए, एक एक करके दिखाता हूँ। कितने N है, NCO2 बना दिया। चलिए, इसको आपको नहीं देखना है बिल्कुल भी, ये बाद में, सबसे बाद में देखेंगे। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए अब इधर कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो इधर 0 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखना, इधर कितना ऑक्सीजन, 2N है, 2N। और इधर कितना है बेटा, N+1 है। तो 2N + 2N + 1 आपका, सॉरी देखिए ध्यान से, इधर इसको मत देखना, ये तो हम बाद में बैलेंस करेंगे। जहाँ पे O2 दिख रहा है उसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। समझना। इधर 0 ऑक्सीजन है बेटे, इधर यहाँ से 2N मिलेगा और यहाँ पर आपका N+1, यहाँ पे 1 है तो N+1, 2N + N+1, 3N+1 मिला। तो आपको इधर 0 ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर 3N+1 मिल रहा है। कुछ नहीं करो, इन दोनों का डिफरेंस लो और 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख दो। तो 3N+1 - 0/2 एंड दिस विल बी 3N+1/2। नीचे O2 के साथ लिख दो, बैलेंस, खत्म कहानी। 2 कार्बन है, 2 CO2 बन गया। देखिएगा कितने हाइड्रोजन, 6 हैं, इसका आधा करो। समझे, इसमें मैंने क्या बताया था बेटा, पानी वाला नहीं बताया था शायद, है ना। अगर N कार्बन है तो NCO2 बना दो और जितने हाइड्रोजन है उसका आधा पानी निकाल दो। तो 2N+2 का आधा, 2N+2 का आधा, 2N+2 का आधा आपका N+1 बचेगा, उतना पानी निकालना है। उसके बाद कैसे बैलेंस करना बता दिया। जैसे कि 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन तो 3 पानी निकाल दिया। अब इधर कितने ऑक्सीजन, 0, इधर ऑक्सीजन करना 4 ये और 3 ये, 7 हैं। तो 7 - 0/2, 7/2, खत्म कहानी। X है, XCO2, Y है तो Y/2 H2। यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, यहाँ पे जरा देखिएगा 2X प्लस यहाँ पर 1 है तो Y/2, इसका हाफ कर दो तो X + Y/4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो, सपोज आपके पास ही है C2H5OH, इसका आपको O2 कराना है, कंबस्शन। तो 2 कार्बन है, 2 CO2 बना दिया। कितने हाइड्रोजन बेटा, 5 1 6, तो 3 पानी बना दिया। अब जरा काउंट कीजिएगा, इधर 1 ऑक्सीजन है, देखिए इधर 4 और 3 7 है, दोनों का डिफरेंस लिया, 7 - 1/2 किया, 6/2, 3 आ गया। देखिए 3 O2 और चौथा बैलेंस करो, 6 और 1 7, और देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 3 7, बैलेंस्ड। तो दिस इज द कंबशन मेथड, दिस इज द कंबशन। इस तरह से बेटा हम इसका क्या करा सकते हैं, कंबशन करा सकते हैं बेटे। इस तरह से हम इसका क्या करा सकते हैं बेटे, कंबशन करा सकते हैं बहुत आसानी से। और आगे थोड़ा सा कुछ हम बात करेंगे हम लोग। और अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं बेटा, ये हम लोग पहले भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं और अभी भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे इसको, सो दैट कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और काम बन जाए, है ना। थोड़ा सा पानी पीते हैं। मजा आया होगा बेटा। कंबस्शन क्या है, एरोमेराइजेशन क्या है, आइसोमेराइजेशन क्या है ना। सब कुछ बहुत तगड़े, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कैसे क्या कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बेटे समझ में आ रहा है ना। गट। अब बात करते हैं हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस की। तो ये जो कोरेहाउस सिंथेसिस है बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। पूरा ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा इसका एक लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है, बहुत तगड़े से किया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आप कहाँ जाना है आपको, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहाँ पे कोरेहाउस सिंथेसिस देखना है। इसको मैं आपको यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा और इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो और सर्च भी कर सकते हो। कोरेहाउस क्या करता है बेटा, लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करता है। कैसे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 कार्बन का है, RH है, लिथियम से रिएक्शन कराया तो RLi बना दिया इसने। फिर COX से रिएक्शन कराया बेटे तो ये R2CuLi बनाता है, जिसको हम बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वाला लेक्चर जरूर देखना, फिर भी आप देखो। और यहाँ पर जो R होता है इसमें माइनस होता है, Cu पर प्लस होता है। तो यहाँ पर ये R माइनस जो है बेटा, यहाँ पर R पर माइनस, कार्बन पे माइनस आया, तो कार्बन पे माइनस आया बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या ये बेस का भी काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। उसके बाद जैसे गिलमन्स रिएजेंट बनता है, जैसे ये गिलमन्स रिएजेंट, अच्छा मैंने आपको कोरेहाउस में ये भी बताया कि हमें गिलमन्स रिएजेंट बनाने की जरूरत क्यों है, वो रीजन समझना सब तक सब बहुत अच्छे से बताया। और ग्रिग्नोड रिएजेंट भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप चाहो तो ग्रिग्नोड रिएजेंट में भी देख सकते हो और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 2 जगह मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है और डिटेल में, ठीक है, ओके। तो अब इसका हम अल्काइल हैलाइड के साथ देखो, ये अल्काइल हैलाइड तो बेटा गिलमन्स रिएजेंट बनाने में यूज हुआ, तो आपने गिलमन्स रिएजेंट बना लिया। अब इसका रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड से कराना है, और ये बेटा 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। ये विनाइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, बट ये 3 डिग्री नहीं होगा। अगर 3 डिग्री होगा तो इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो उसके इसमें कुछ नहीं होता बेटा, RX है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस पर तो माइनस था ही, तो बेटा ये R1 बना लेगा, एक तो ये, ठीक है। और यहाँ पर R जो बचा, और यहाँ पर Li और ये X, LiX बना लेगा, और इसका R1
और इसका एक सी यू आर सी यू बना लेगा। तो मेन आपका जो है पर्पज क्या है कि आर आर वन, यहाँ पर देखिए अल्केन हायर अल्केन बन गया कि नहीं बन गया। मान लो यहाँ पर कि अगर 2 कार्बन का होता और ये आर वन जो है आपका 3 कार्बन का होता, ये टोटल 5 कार्बन का बन जाता। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि बेटा यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्केन बहुत आसानी से बना सकते हो, जो कि आप वुड्स में नहीं बना पाते हो। अगर वुड्स होता तो वहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्केन्स या डीपीआर प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो, इवन का भी बना सकते हो, ऑड का भी बना सकते हो और प्योर बना सकते हो, बहुत अच्छी यील्ड का बना सकते हो। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीज को। अल्काइल हैलाइड में जो R1X है, R1X मतलब कौन सा बेटा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, उसका 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री होगा बेटे अगर, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इस 3 डिग्री का क्या करा देगा बेटा, एलिमिनेशन करा देगा। तो 3 डिग्री अगर है तो अल्काइल, तो इफ बिकॉज इफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ R2CuLi, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। बिकॉज इन R2CuLi, R minus is a very strong nucleophile, and in 3 degree because a very strong nucleophile, elimination reaction takes place. तो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। और ये आपका जो R1 है ना बेटे, ये आपका विनाइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। आगे बताता हूँ, देखिएगा जरा, समझिएगा बात को। R2CuLi है, R1X है बेटे। तो आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लिया, और पूरा एकदम डिटेल मैकेनिज्म में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, टेंशन मत लें। इसका रिएक्शन आपने इससे कराया तो R1 बन गया, फिर RCu बन गया और आपका LiX बन गया। यहाँ पर ये जो R1 है देख लीजिए, R' से R1 जो भी है, इसको 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, अल्काइल अराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, बट 3 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बट ये जो आ रहा है गिलमैन्स रिएजेंट के, कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनी डिग्री। अब इसका कंप्लीट मैकेनिज्म समझते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट बना कैसे, उसका रिएक्शन R1X से हुआ कैसे, उसका डिटेल मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा ध्यान से और गौर से देखिएगा बेटे, जरा ध्यान दीजिएगा। RLi था, CuX था, यहाँ से शुरू किया हमने, R पर माइनस पर प्लस, ये प्लस और ये माइनस, आप समझ रहे हो बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए R पर माइनस और CU, देखिए RCu बना, Li पर प्लस, X पर माइनस, LiX बन गया। कैसे बन जा रहा है समझे। उसके बाद RCu और RLi आपस में मिलके बेटा R2CuLi बना देंगे, देखिए बन गया गिलमैन्स रिएजेंट, राइट बेटे। अब ये जो गिलमैन्स रिएजेंट बन गया, समझिएगा बेटे बात को, इसको हम और वापस चलें और डिटेल में समझते। पहले ऐसे यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते तब और मजा आएगी। देखिए क्या है, सबसे पहले गिलमैन्स रिएजेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट बनाते हैं। देखिए लिथियम लिया था आपने, थोड़ा सा आपको हम दिखाएं अगर, यहाँ से देखिए RX का रिएक्शन आपने लिथियम से कराया था, RLi बना था, फिर CuX किया था, तो गिलमैन्स रिएजेंट बना था। पहले यहाँ तक की मैकेनिज्म समझते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिएगा तो RX का रिएक्शन Li से कराना है। पहले Li देखो, Li क्या करेगा, Li इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Li प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब पास RX था, देखिए Li का रिएक्शन RX से, देखते हैं गड़बड़ नहीं करना, RX था। अब RX के पास क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, R प्लस RX माइनस। ये जो R प्लस है बेटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये लेगा, देखो तो R प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो देखिए क्या हुआ, 2 माइनस आ जाएंगे इसमें, 1 प्लस माइनस हो जाएगा, निकला ये बन जाएगा R माइनस, और ये देखिए आपका Li प्लस, R माइनस Li प्लस RLi बना लेगा। देखिए क्या RLi तक पहुँच गए। ये कहानी समझ में आ रही है, ये बहुत डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सॉरी, ये कहाँ पे पहुँच गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे RLi बना CuX है, तो बेटा RLi में ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Cu और X हेलोजन है, तो हेलोजन पर माइनस है प्लस, तो सिंपल बेटा ये RCu बना लेगा और ये LiX बना लेगा। देखिए इसके बाद ये दोनों आपस में मिलके RCu LiX बेटा R2CuLi बना लेते हैं। तो RCu जो ये बना बेटा RLi, ये आपस में मिलके R2CuLi गिलमैन्स रिएजेंट इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल है बेटे, R2CuLi बन गया, इसके रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराना है बेटा। तो इस पर आपको पता है कि कॉपर है तो ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटालिक कंपाउंड है बेटा, मेटल है तो प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, माइनस है, और यहाँ पर R1X में X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, R1 बना लेंगे, RCuLiX बन जाएगा। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। अब यहीं पर यही चीज़ बताई मैंने, क्या बताइए, देखो यील्ड ऑफ कोरेहाउस, yield of Corehouse synthesis is much more than Wurtz, because here not formation of side product like disproportionation reaction वाला प्रोडक्ट जैसे Wurtz में बनता था, या फिर और डिफरेंट टाइप के अल्केन्स बन जाते थे, एल्केन्स बन जाते थे, कॉम्बिनेशन होता था, डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं इन Wurtz। इफ़ वन R और दूसरा R1 है, सो अगर Wurtz होगा तो चांस ऑफ सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, R1 बन सकते हैं, R1 बन सकता है, R बन सकता है,
इसका कॉम्बिनेशन से आर आर बन सकता है, इसके कॉम्बिनेशन से आर वन बन सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आर आर ये किसमें वुड्स में बन सकता है। और बेटा यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आर आर वन बनेगा। तो बेटा ये बहुत अच्छा मेथड है एक अनसिमेट्रिकल या एक पर्टिकुलर अल्केन को बनाने का, ये बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पर ईल्ड जो होगा मच मोर होगा। ठीक है, देखिए इस पर बेस्ड एक चीज़ देख लेते हैं और जरा देखिए क्या है। मान लीजिए बेटा ये है CH3 होल्ड बाई CHBr, ये था, ये आपका RX है और LI है। तो क्या बन गया था बेटा, अब याद करो RLI बना था। RX का जो रिएक्शन जो आपने LI से कराया था याद रखिए, तो RLI बना था। फिर RLI का रिएक्शन आपने किससे कराया था, COX से कराया था। बताओ ना बेटे, COX कराया था तो R2COLI बन गया था। फिर उसका रिएक्शन आपने R1X से कराया था तो R1R2 बन गया था। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये बेटा ये RX है, LI है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, R, इस पूरे को R बोल दो और ये LI, तो देखो ये पूरा R और RLI आ गया। अब COX के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा तो देखो COX तो R2COLI बन गया था। अब R तो पूरा ये है बेटे, तो इसका होल ट्वाइस, तो CH3 होल ट्वाइस CH का होल ट्वाइस COLI, देखिए R2COLI बन गया। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या बन गया था, ये आपका R है, CH3 होल ट्वाइस CH और यहाँ पर CH3 है, तो क्या बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस CH3 है ना, होल ट्वाइस CH होल ट्वाइस है बेटा। यहाँ पर ये वाला यही तो R है, ये अंदर वाला यही तो R है ना, इसको R2, ये R है तो ये R2 हो जाएगा COLI। और आपको पता है R2COLI, आपको पता है कि ये R और इसका ये R है, लेट दिस इज R1, तो ये वाला R1 है, ये पूरा R, ये पूरा R है, तभी तो R2 हुआ ना बेटे, तो R1 बनता है। कैसे बना, तो ये R CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH, उसका CH3 लग जाएगा, खत्म। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि भाई LI लिया था, उसका रिएक्शन आपने COBr से कराया था, तो क्या बन गया था, ये RX था बेटे, है ना, ये LI। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर CH3Br था, समझना CH3Br है, LI है और COBr है, तो पूरा पूरा गिल्बन्स रिएजेंट बना देगा, मतलब ये R2COLI बना देगा। और R यहाँ पर है क्या, इस जगह पे R क्या है, ये देखिए आपका ये है CH3, तो R2 का मतलब CH3 होल ट्वाइस COLI। अब ये है बेटा, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, तो ये R और ये आपका R1, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये होल ट्वाइस है यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CH, बेटा ये आपका R2 है ना, R2COLI, तो R मतलब क्या CH3 है यहाँ पर, क्योंकि होल ट्वाइस होगा ना, तो ये बना देगा, देखिए CH3 होल ट्वाइस, दिस इज कोरिया हाउस। हालांकि ये मैंने बहुत डिटेल बना रखा, बट फिर भी एक मैंने क्विक रिवीजन, थोड़ा फास्ट रिवीजन आपको दिया, सो दैट कि वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ बेटा, फाइनली रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटेड, फाइनली एडिशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने कर लिया। तो आज बहुत खुशी की बात है बेटे कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल में कर लिया, हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन डिटेल में कर लिया, सारा कुछ हम लोगों ने बहुत डिटेल में प्रॉपर तरीके से कर लिया है। सो नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट इज कंप्लीटेड। तो आप तो बड़े खुश होंगे आज कि वाह, हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया भाई आज तो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, है ना, कितना सारा कितना कुछ हमने लोगों ने निपटा दिया बेटे यहाँ पर। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें बेटे, तो देखो हम लोगों ने आईपैक नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने जीओसी का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने ग्रिगोर रिएजेंट कर लिया, हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस कर लिया, हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लिया, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लिया, हम लोगों ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कर लिया, हम लोगों ने बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन कर लिया, हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन कर लिया। क्या बोलो, सो अल्टीमेट गर्दा चीज हम लोगों ने कर लिया। तो बेटा देखो आज रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने कंप्लीट किया। गर्दा ठोक के लाइक करना, कमेंट करना बेटा, शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा, बोलना कि भैया आप चाहो, अब आप बोल सकते हो किसी अपने दोस्त को भी कि भाई अगर आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है देन यू कैन गो थ्रू वीकेएसएन क्लासेस। तो बेटा अपने दोस्त को बोल सकते हो कि वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जीओसी देखना, आप बोल सकते हो अपने फ्रेंड को। आप पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म देखना चाहता है कोई बंदा, तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हो, राइट बेटे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कोई आपका फ्रेंड देखना चाहता है पूरा का पूरा, आप उसको बोल सकते हो। आईपैक पूरा पूरा देखना चाहता है अपने फ्रेंड को बोल सकते हो। एडिशन पूरा देखना चाहता है बोल सकते हो। एलिमिनेशन के लिए पूरा बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन के लिए आप पूरा बोल सकते हो। बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आप पूरा बोल सकते हो। और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर देखना चाहते हो तो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखना चाहता है आपको कोई फ्रेंड या फिर आपको कोई जूनियर्स तो आप, या फिर आपको कोई सीनियर, तो आप उसको बोल सकते हो। सो थैंक यू सो मच बेटा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड थैंक यू सो मच बेटा। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो बेटे, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट जबरदस्त सेशन में। और क्या हम लेके आएंगे उसका इन्फॉर्मेशन हम बहुत जल्दी आपको देंगे कि इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं। ओके, व्हाई नॉट डी।